हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेलनो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 21 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1000 एमसीक्यू सीरीज जो चल रहा है। सो कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 601। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कंसिडर्ड सुप्रीम एज अ सोर्स ऑफ पावर। एज अ सोर्स ऑफ पावर की अगर बात करें तो सुप्रीम कौन सा है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही होगा। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट है यहाँ पे देखिए। एन अनलॉफुल असेंबली अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब पता है हम लोगों को कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, तो ये तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सही हो जाएगा। लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी सही है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो बोरो की गई थी वो वहीं से की गई थी, लाई गई थी। सो अब क्या है कि यहाँ पे 2 and 3 करेक्ट है, तो यहाँ पे लगाएंगे बी। कम टू नेक्स्ट वन। Preamble of our constitution is of extreme importance and the constitution should be read and interpreted in the light of the ground and novel vision expressed in the preamble. Justice Sikri expressed the above opinion in the case of केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला हो जाएगा। अब पता है कि ये केस कहाँ से, इसके बारे में पता ही है आपको। चंपकम दुराजन वाला केस है, उसके बाद गोलकनाथ, शंकरी प्रसाद गोलकनाथ, और फिर उसके बाद केशवानंदा भारती। ये सारे केस आप एक बार देख लीजिएगा। Come to next. Okay. In accordance with the text of the Constitution, reasonable restriction in the interest of sovereignty and integrity of India can be imposed on the right to। देखिए अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देखिए आर्टिकल 19 जब पढ़िएगा तो 19 क्लॉज 1 में जितनी भी चीज़ें दी गई है, ए बी सी डी जो भी है, सो इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं 19 क्लॉज 2, 19 क्लॉज 3, 19 क्लॉज 4, 19 क्लॉज 5 ऐसे करके दिया हुआ है सब में, समझ गए। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट वन। रेसिड्यूरी पावर्स आर वेस्टेड इन द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पार्लियामेंट, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए जो बची कुची पावर है वो रेसिडरी पावर वो पार्लियामेंट के पास होता है। कम टू नेक्स्ट। अ मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर ओनली आफ्टर द इंक्वायरी हैज़ बीन हेल्ड बाई। अब जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया था कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अब जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे आप आर्टिकल 315 पढ़ोगे तो वहाँ पे बताया गया पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स, पता ही है। और जो अपॉइंटमेंट इनके जो टर्म्स ऑफ ऑफिस होते हैं, जो मेंबर्स इनके होते हैं, उसके बारे में 316 में बताया गया है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सो यहाँ पे बताया गया कि अ मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर ओनली आफ्टर द इंक्वायरी हैज़ बीन हेल्ड बाई अ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा, या फिर हाई कोर्ट एंड कंसर्न्ड स्टेट होगा। अ कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट हो जाएगा। क्या होगा इसमें, सो इसका हो जाएगा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसकी इंक्वायरी होगी। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। द रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड बाई। द रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 145। अच्छा, आर्टिकल 145 क्या बात करता है? आर्टिकल 145 बात करता है रूल्स ऑफ कोर्ट्स के बारे में। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूल्स रिगार्डिंग रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर सुप्रीम कोर्ट अलोन, या फिर सुप्रीम कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा बताइए? सो इसका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्लियरली लिखा गया है इसमें। रूल्स ऑफ कोर्ट्स की अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बेयर एक्ट को रीड करें तो यहाँ पे बताया गया है आर्टिकल 145 में कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट द सुप्रीम कोर्ट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स, जो भी इंक्लूड है उसमें, समझ गए। तो ये प्रेसिडेंट से अप्रूवल उसको लेना, सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से अप्रूवल उनको लेना पड़ेगा। कम टू नेक्स्ट वन। द राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज गारंटीड अंडर आर्टिकल 32 इज अवेलेबल टू। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज की जो बात करता है आर्टिकल 32 में, ये पीपल ऑफ इंडिया के लिए है, ओनली द सिटीजन्स, ऑल नेचुरल पर्सन्स, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, ये सबके लिए। सी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, क्लियर है? कम टू नेक्स्ट वन। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? नन अदर देन बी.एन. रॉय, पता ही है आपको। कम टू नेक्स्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन्स रिक्वायर्स दैट द पार्टीज टू द ट्रीटी आर बाउंड टू ऑब्जर्व इट्स टर्म इन गुड फेथ? अब देखिए
कौन सा डॉक्ट्राइन है? अब इंटरनेशनल लॉ में भी आपने पढ़ा होगा पैक्टा sunt servanda के बारे में। ओके, ये रिक्वायर होता है कि पार्टीज टू अ ट्रीटी आर बाउंड टू ऑब्जर्व इट्स टर्म इन गुड फेथ। Come to next one. Which of the following statement is correct? Whether a situation exists or does not exist for proclamation of emergency is left entirely to the subjective satisfaction of the executive. Whether a situation exists or does not exist for a declaration of emergency can be agated before the court of law. Any subjective satisfaction of the president is open for a judicial review. None of these. So क्या सही हो जाएगा इसमें से? ये होगा whether a situation exists or does not exist for proclamation of emergency is left entirely to the subjective satisfaction of the executive. ये हो जाएगा. Come to next one. While a proclamation of emergency is in operation, the state government cannot legislate. Correct है, सही है ना? Come to next. The executive power relating to the concurrent subject remain with. अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्करेंट लिस्ट होता है वो उसमें क्या है, सेंटर और स्टेट दोनों के पास होता है एग्जीक्यूटिव पावर, तो यहाँ पे बी लगाएंगे. कम टू नेक्स्ट वन. अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शैल ऑल्सो बी रेक्टिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट बाय रेजोल्यूशन इफ इट इज मीन टू मेक एनी चेंज इन द फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल राइट्स, इंट्रेंचड प्रोविजंस. सो इंट्रेंस्ड प्रोविजंस इसका डी हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट आते हैं. अ चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स कैन बी डन बाय. चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स जो है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जो है कैन बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द फेडरेटिंग यूनिट्स बाय देमसेल्फ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए अब जो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की अगर बात हो तो जो भी चेंजेस करना है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जो भी तालमेल है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को लेकर, ओके, सो इसको अगर बदलना है तो अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन सही होगा. कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा और अमेंडमेंट का प्रोविजन 368 में दिया गया है, पता ही है आपको. कम टू नेक्स्ट वन. फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ 5 members, 4 whole टाइम मेंबर्स, चेयरमैन एंड 4 members. नन ऑफ दीज. क्या हो जाएगा? सो इसका हो जाएगा, एक चेयरमैन होते हैं और 4 सदस्य होते हैं यानी मेंबर होते हैं, इज इक्वल टू 5. तो ये सी हो जाएगा इसका आंसर. कम टू नेक्स्ट वन. अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ इम्यूनिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी, यूनियन एंड स्टेट कैन नॉट टैक्स ईच अदर्स प्रॉपर्टीज. यूनियन कैन नॉट लेवी टैक्स ऑन द स्टेट, यूनियन कैन नॉट लेवी कस्टम ड्यूटी ऑन द स्टेट. नन ऑफ दीज. क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे हो जाएगा अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ इम्यूनिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी, यूनियन कैन नॉट लेवी एनी टैक्सेज, ओके, on the state. So B is correct. Okay, come to 618. The duration of proclamation of financial emergency at the first instance of 1 month, at the first instance of 2 months, at the first instance of 6 months. None. Which one of the following is correct? Answer is B. इसका हो जाएगा B. यानी कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 है ना, सो यहाँ पे एट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ 2 months हो जाएगा इसका आंसर. कम टू नेक्स्ट वन. द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है पार्लियामेंट के पास कि संविधान को वो कॉन्स्टिट्यूशन को यानी कि बदल सकता है, अमेंड कर सकता है, चेंज कर सकता है. सो इंक्लूड पावर टू अमेंड बाई वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is unrestricted by the inherent and implied limitations, is not procedurally limited and restricted. None of these. Which one of the following is correct? बताइए. जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता है, इट इंक्लूड्स पावर टू अमेंड, ओके, इट इंक्लूड्स पावर टू अमेंड बाय द वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, कुछ भी कर सकता है, ऑल्ट्रेशन कर सकता है, एडिशन कर सकता है, कुछ वेरिएशन करना है, रिपील करना है, किसी चीज़ को हटाना है, तो वो सारी चीज़ें होती है. और ये आर्टिकल 368 के अंदर मतलब जो अमेंडमेंट प्रोसीजर होता है वो सब इसके अंदर आता है. और ये हो जाएगा ए. कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी चीज़ को ऐड करना है या किसी चीज़ को हटाना है, रिपील करना है, कुछ भी हो सकता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर अ सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड, 44 में ही दिया गया है.
सही है ये। द स्टेट सेल प्रमोट विद स्पेशल केयर एंड एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, सही है ये भी। द स्टेट सेल एंडेवर टू प्रमोट एडल्ट एजुकेशन, दिस इज नॉट अवेलेबल, दिस इज नॉट मेंशन अंडर DPSP, ओके। सो सी इज इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन सा नहीं है DPSP। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है 621 में, ओके। द प्रेसिडेंट में कंटिन्यू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इवन अज्यूमिंग, नो, इसमें नन ऑफ द अबव लगाइएगा, इनमें से सारे गलत हैं। 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट क्या होगा, एड द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी टू प्रीएम्बल फंडामेंटल ड्यूटीज, डिलीट द राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए 42nd अमेंडमेंट तो ये सारी सही है, पर 42nd अमेंडमेंट डिड नॉट डिलीट द राइट टू प्रॉपर्टी क्लॉज, क्योंकि ये हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी जो हुआ था, ये जो 300A में जिसको लाया गया, देखिए ये आया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो DPSP है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कौन है इनमें से, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स। देखिए राइट टू एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट, 21A में है, DPSP के अंदर भी है, पर ये 21A में है। राइट टू प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो राइट टू प्रॉपर्टी जो होता है ये लीगल राइट है, अंडर आर्टिकल 300A में जो बताया गया, प्रॉपर्टी क्या है वहीं पे बताया गया है। राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट एज बी नो, जो रीड दिया गया 32 में पावर दिया गया, ये भी फंडामेंटल राइट्स। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, दिस इज मेंशन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये आएगा उसके अंदर, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। सो कम टू नेक्स्ट वन, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाई। अब देखिए ये 69th अमेंडमेंट से आया था, ये क्या था 624 का यहाँ पे बताया गया है, नेशनल कैपिटल ऑफ, देखिए पहले यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली हुआ करता था, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, पर अब इसको कर दिया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी, NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। सो NCT ऑफ दिल्ली, सो ये हुआ 1991 में 69th अमेंडमेंट से, याद रखिएगा ये। कम टू नेक्स्ट वन, इन द मॉडर्न स्टेट द बेस्ट सोर्स ऑफ लॉ इज कन्वेंशन, कस्टम, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट्स। मॉडर्न सोर्स, बेस्ट सोर्स ऑफ लॉ है, ये तो लेजिस्लेशन ही होगा, जो लेजिस्लेशन बनाती है वो कानून बन जाता है, वो लॉ ऑफ लैंड माना जाता है। कम टू नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल पर्सन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, क्या हो जाएगा, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इज अ लीगल पर्सन, लीगल। अब जैसे कि ये DVC जो है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये क्या है, ये एक तरीके से गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट ओन्ड पावर जनरेटर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, ओके, और बहुत बड़ा ये प्लांट है। दिस इज़ लोकेटेड इन द एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड और वेस्ट बंगाल के एरिया के बीच में पड़ता है, ये स्टेट कंट्रोल करती है, ओके। सो इसके बारे में जान गए। कम टू नेक्स्ट वन, आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, बट इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स। अब जैसे यहाँ पे देखिए वही चीज़ बताया गया, कोर्ट्स एक्सक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट्स, तो इसका D हो जाएगा, D लगा लीजिएगा। 141 पता ही है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लॉ डिक्लेयर किया जाता है वो बाइंडिंग होता है ऑल कोर्ट्स के ऊपर, एक्सक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट्स, ओके। कम टू नेक्स्ट वन, which 2 out of the following decisions were overruled by the Supreme Court in the famous case of Golaknath in 1967। अब जैसे मैंने बताया था चंपकम दुराजन वाला, फिर गोलकनाथ हो, शंकरी प्रसाद हो, शंकरी प्रसाद गोलकनाथ हो, फिर सज्जन सिंह हो राजस्थान वाला, ओके। सो यहाँ पे कहा गया कि इनमें से कौन सा ऐसा डिसीजन है जिसको ओवररूल्ड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि गोलकनाथ में 1967 में जो गोलकनाथ केस था उसको। सो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस यूनाइटेड मोटर्स तो नहीं होगा, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान पता ही है। सो ये होगा इसका 2 and 4 ही होगा ना, हाँ, तो C हो जाएगा इसका आंसर। क्या है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड सज्जन सिंह वाला जो था उसको ओवररूल कर दिया था इन अ केस ऑफ गोलकनाथ। ओके, कम टू नेक्स्ट वन, टैक्सेशन
on imports and exports and taxation on sales in the course of interstate trade and commerce are exclusive. यूनियन लिस्ट का है, स्टेट लिस्ट का है, कॉन्करेंट लिस्ट का, स्टेट सब्जेक्ट अपॉन विद विच यूनियन में लेजिस्लेट। अब जैसे ट्रेड एंड इंटरकोर्स की बात करते हैं, ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, 301 में इसकी प्रोविज़न दी गई है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। लेकिन टैक्सेशन ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स एंड टैक्सेशन ऑन सेल्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स आर एक्सक्लूसिव। ये यूनियन सब्जेक्ट है या फिर स्टेट का है या फिर कॉन्करेंट का है, क्या है बताइए। यहाँ पे इसका हो जाएगा, ये यूनियन सब्जेक्ट है, टैक्स वगैरह का जो भी है। कम टू नेक्स्ट वन, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू मीन्स क्या होगा। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ द कोर्ट्स टू डिफाइन एंड इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, द पावर ऑफ द कोर्ट टू डिक्लेयर नल एंड वाइड एनी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक्ट विच इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल क्लियरली लिख दिया गया है कि देखिए जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशरी चेक करती है लॉ को कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट अगर रहेगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट को अगर इन्फ्रिंज कर रहा है, खास करके अगर फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उसको नल एंड वाइड करार दिया जाएगा। चलिए ठीक है, अब हो गया। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।